हेलो दोस्तों, कैसे हो? प्रेम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बच्चे यूपी टेट की परीक्षा को देखते हुए तो हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां, यह हिंदी यूपी टेट की परीक्षा के अलावा ही यूपी टीजीटी, पीजीटी, टेट जितनी भी परीक्षाएं हिंदी व्याकरण लगा हुआ है उसमें भाषा लगी हुई है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कक्षा है। आप इसे देखिए, वन लाइनर प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, इन्हीं प्रश्नों को इधर उधर घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखेंगे और पहली बार अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और आपके साथ ही आप सभी मित्रों को इस कक्षा से अवगत कराएं। तो चलते हैं, यूपी टेट स्पेशल हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, आप समझिए ये हिंदी भाषा कहाँ से आई है। तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम विकास हुआ है, संस्कृत थी पहले। कभी कभी किसी प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि इसके क्रमिक विकास को सुव्यवस्थित कीजिए और आपके 4 ऑप्शन में देगा। याद रखना है, पहले हमारी भाषा संस्कृत थी, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत और फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो बदला हुआ रूप था वो अवहट्ट कहलाया, उसके बाद हिंदी हुई। तो इस तरह इसका सही क्रम यह है। इसके 4 ऑप्शन देके कभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं में। याद रखना, संस्कृत पहले थी, पाली है, ये ईसा पूर्व की भाषा है, 500 ईसा पूर्व के लगभग। तो ये इसमें ईसा पूर्व 500 वर्ष आएगा और 500 वर्ष के बाद फिर अगले 500 वर्ष ये प्राकृतिक है। प्राकृत के 500 वर्ष से लगभग ये अपभ्रंश चला है। ये अपभ्रंश के बाद फिर अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी आई है। तो इस तरह ये भाषा, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आइए इसके प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं और आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिए। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा जो किस प्रकार की, मतलब किस परिवार की भाषा है। तो जिस तरह परिवार होता है उसी परिवार की तरह भाषाओं का भी एक परिवार होता है वर्ल्ड में। तो इसे कभी विस्तार की कक्षाओं में पढ़ाएंगे। अभी आप शॉर्ट आंसर के आधार पर सीधे सीधे वन लाइनर पढ़िए। तो भारोपीय भाषा है, भारोपीय परिवार है, उससे आती है ये। हिंदी भाषा के 18 परिवार हैं, उन्हीं में से भारोपीय परिवार है। भारत और यूरोप को मिलकर जो बना है परिवार, उसे भारोपीय कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है। जैसा आपने पहले देखा था अभ्यास से पहले, तो उसमें संस्कृत से ये हिंदी भाषा जननी मानी जाती है। संस्कृत से ही हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो हिंदी का जन्म, अब जन्म की बात है तो हिंदी पाली में आई, फिर प्राकृत में आई, फिर अपभ्रंश। तो सौरसैनी अपभ्रंश से जो हिंदी है ना, सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का, देखिए एक प्रश्न कभी आप किसी टेट, पीजीटी, टीजीटी या नेट में भी आपने देखे होंगे, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आते हैं और वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं से संबंधित हैं। तो हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो ये हिंदी का है। फारसी शब्द फारसी से आया है। तो फारसी को देखो, जब बता रहा हूँ आपको, फारसी जब हिंद को सिंधु कहते थे, सिंधु नदी है तो सिंधु के पार रहने वालों को सिंधु कहा गया। तो सिंधु से फिर सिंध हुआ, फिर फारसी लोग सी को, सा को हा बोलते हैं, तो सा से फिर हिंद हो गया। हिंद से फिर आगे जाके हिंदी शब्द हुआ है। ठीक, देखने सिंधु से हिंदी हुआ, फिर हिंद से हिंदी हुआ है। तो इस तरह हमारा जो हिंदी का मूलतः विकास है जो फारसी से हुआ है, इसका जो मूल शब्द है फारसी से लिया गया है। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो संविधान में आप जानते हैं 341 में अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये हमारी जो भाषा है संविधान में, हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 सितंबर को ही 1949 में। ठीक, 1949 में स्वीकार किया गया था। तो हमारा जो पहला हिंदी दिवस बना था और 1953 में 14 सितंबर 1953 से ये हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक और बन गया इसमें। तो इस तरह हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है
और ये 1953 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और हमारे संविधान में हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था, वो तिथि थी 14 सितंबर 1949। आगे देखिए, आप इस पूरी क्लास को पूरा पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा हिंदी विकास के प्रश्न किस तरह आते हैं परीक्षाओं में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। जब राष्ट्रीय दिवस पूछा जाता है तो 14 सितंबर करना है आप लोगों को, और विश्व दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी है। ये 2006 से मनाया जा रहा है। ध्यान रखना, कभी तिथि भी आ जाती है। इस तरह में इनके 200 प्रश्नों के करीब 400 प्रश्न बन जाएंगे। इसको समझाते हुए मैं बता रहा हूँ विस्तार से। कक्षा बड़ी हो सकती है, आप ध्यानपूर्वक इस पूरी कक्षा को पढ़ें। ये आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये ध्यान रखना, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ये याद रखना है इसको। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और आती है, पूर्वी हिंदी आती है, और मागधी आती, अर्धमागधी आती है। इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे। इतना है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं याद रखना। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? अब देखिए, 18 बोलियां हैं और 17 उपबोलियां हैं। कुछ विद्वानों ने 18 मानी है या 17, तो 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, हमेशा 18 आएगा या 17 आएगा। दोनों में कंफ्यूज होता है, इसमें विवाद की स्थिति रहती है। इस तरह हिंदी की जो कुल बोलियां हैं वो 18 हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न बहुत बहुत बार पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक परीक्षा में, टीजीटी, पीजीटी, नेट और टेट में तो पूछा ही जाता है लगभग। देवनागरी लिपि का जो विकास है ना, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांकृतना ने दिया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये ऐड 51 में भी आया था, ऐड 51। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो अब देख रहे हैं आप, सभी परीक्षाओं से संबंधित इसमें प्रश्न आते हैं। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं? तो इस तरह के माने जाते हैं। तो अपभ्रंश का जो व्यास है ना, वो पुष्पदंत को कहा जाता है। वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रचना की है परमचरो, ये राम के वर्णन है इसमें, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और पुष्पदंत को व्यास कहा जाता है। ध्यान रखना है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, 15वां है, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी है जिसमें अधिकतर हिंदी भाषी राज्य आते हैं, तो इसमें सौर सैनी अपभ्रंश से आएगा। अगर अपभ्रंश पूछा जाए तो ये पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? आप जानते हैं, मथुरा, आगरा। खड़ी बोली का केंद्र कहाँ है? मेरठ और बिजनौर। कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? इटावा, फर्रुखाबाद। बुंदेली का मुख्य क्षेत्र क्या है? झांसी, जालौर, हमीरपुर। हरियाणी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बांगरू कहते हैं, और जाटू भी बोलते हैं इसे, क्योंकि जाटों की बोली है। वहाँ जाट अधिकारिक मात्रा में रहता है, तो इसलिए वो उनकी बोली को जाटू बोली भी बोला जाता है, बांगरू को। ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो हैं, आदिकाल के प्रसिद्ध कवि। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमगधी से हुआ है। इसमें आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखना, अर्धमगधी में आती हैं ये तीनों, ए बी सी। देखो, ट्रक के साथ भी बता रहा हूँ मैं। तो ए बी सी से अवधी हो गया, ए से बी से हो गया बघेली, और सी से छत्तीसगढ़ी। 3 भाषाएं बनती हैं इससे। देखो, अगला प्रश्न भी आ गया इससे। पूर्वी हिंदी है, और हम लोग ये जो वेस्ट यूपी है, उसमें आता है पश्चिमी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का विकास अब अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, अगला प्रश्न आ गया, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? तो अवधी आती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसलिए इन्हें शॉर्ट में ए बी सी याद रखना। तो ए बी सी जो बोली हैं वो पूर्वी हिंदी की हैं, और उनका अपभ्रंश पूछा जाए तो अर्धमागधी। आइए, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में हुई है? अवधी भाषा में हुई है। बघेली का मुख्य क्षेत्र क्या है? रीवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीवा, सतना, शहडोल, शहडोल मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश का शहडोल। इस तरह ये अधिकतर बघेली छत्तीसगढ़ और बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अवधि का जो अयोध्या रीजन है, जो अवधि अवध से बना है, अवध का मतलब अयोध्या, तो अवधि का क्षेत्र है अयोध्या और लखनऊ। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, आप जान गए, छत्तीसगढ़ के नाम से इसमें राज्य छुपा हुआ है। छत्तीसगढ़ बोली जाती है रायपुर, उसकी राजधानी है बिलासपुर। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस बोली में रचना की, तो अवधि में की थी। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये मागधी अपभ्रंश है। अपभ्रंश भी पढ़ाएंगे, अब विस्तार से आपको बताएंगे। ये अपभ्रंश है, इन्हीं से बोली निकली है, उनसे भाषा बनी है, उसके बाद बोलियों में तब्दील हुई है। तो बिहारी हिंदी है, तो ये मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश से बनी है। मगही और मैथिली और बिहारी भाषा। भोजपुरी, देखो भोजपुरी अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी का सबसे अधिक प्रसार कहाँ है, वाराणसी और बलिया। मगही बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, गया पटना। मगही मगध सबसे जुड़ा, मगध को देखो पहले पटना कहते थे। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन से आपस में जोड़कर देखेंगे तो याद हो जाएगा। मगध, मगध देखो पुराना नाम पटना था, तो पटना का पुराना नाम मगध है, तो इसलिए मगही जो बोली है तो ये गया और पटना में बोली जाती है। मैथिली, तो ये उसके पूर्वी बिहार में बोली जाती है मैथिली। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी की बोली है, बिहारी भाषा की उपबोली है। मैथिली बोली कहाँ बोली जाती है, दरभंगा और मधुबनी में। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भोजपुरी बोली जाती है, देखो और आ गया। तो भोजपुरी अपने उत्तर प्रदेश और बिहार के जो राज्य हैं लगे हुए, उनमें बोली जाती है, छपरा आदि। तो देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, इन जिलों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। बिहारी हिंदी की उपभाषा, देखो बिहारी आ गया क्लियर। बिहारी हिंदी की जो उपभाषाएं वो तीन हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब आइए राजस्थानी हिंदी पर चलते हैं। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का विकास ये भी शोरसैनी से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी का शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है विकास। तो अब राजस्थान की फिर चार बोलियां हैं, आगे पढ़ेंगे। मारवाड़ी बोली किस भाग की है, तो पश्चिमी राजस्थान की है, वेस्ट राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी बोली को और क्या कहते हैं, ढूंढाड़ी कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है, इसलिए उनको ढूंढाड़ी कहते हैं। मालवी क्षेत्र, मालवी ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, उदयपुर वगैरह, कोटा, वारा, इस इन जिलों में ये राजस्थानी बोली जाती है। तो मेवाती बोली, तो जहाँ मेवात है आपको पता है, जैसे अलवर है राजस्थान का, जो भरतपुर है उसका उत्तरी भाग है, झुंझुनू, इस तरह इन जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ ये मेवाती, जहाँ मेव संख्या में रहते हैं ना, मेव, मेव मुस्लिम की जाति है, तो मेव ज्यादा रहते हैं, उसी वजह से मेवाती बोला जाता है। तो मेवाती बोली कहाँ है, उत्तरी राजस्थान अलवर, खासतौर से अलवर जिला दिया है क्योंकि भरतपुर भी है, झुंझुनू भी है इसमें, और गुड़गांव, हरियाणा का गुड़गांव भी है। इस रीजन में मेवाती बोली बोली जाती है क्योंकि वहाँ मेव बहुतायत में पाए जाते हैं। डिंगल और पिंगल किस भाषा की शैलियाँ हैं, याद रखना है इनको, बहुत टेस्ट पूछा जाता है। डिंगल, डिंगल का अर्थ होता है अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस इसमें क्या होता है, राजस्थानी का, राजस्थानी हो जाती है। अपभ्रंश में अगर अपभ्रंश में ब्रज जुड़ जाती है तो क्या हो जाती है, पिंगल। इतना याद रखना है, इसको कंफ्यूज करता है ये। तो अपभ्रंश में जब किसी अपभ्रंश के साथ ब्रज बोली, ब्रज भाषा जुड़ी हो तो उसे पिंगल कहते हैं सॉफ्ट में। अब डिंगल होती है डा जोड़ जाता है, अधिकतर राजस्थान की भाषा में आप देखते हैं। तो जहाँ अपभ्रंश और राजस्थान का जो संयोग बोली होगी उसे हम क्या कहते हैं, डिंगल। तो डिंगल और पिंगल किस भाषा की शैलियाँ हैं, ये राजस्थानी। राजस्थान की मानक बोली क्या है, मारवाड़ी है। पहाड़ी हिंदी और अन्य, अन्य को देखेंगे इसमें। पहाड़ी हिंदी जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली है। तो आप समझ जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र का मतलब उत्तराखंड आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, और हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले आते हैं, उत्तरी जिले। तो पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है, खस अपभ्रंश से। गढ़वाली,
बोली का मुख्य क्षेत्र क्या है? टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। तो जैसे गढ़वाल शब्द है तो उन्हीं की जगह जिलों पे देखो टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, तो गढ़वाली बोली बोली जाती है। और पहाड़ी का जो बोलियां हैं हिंदी की, तो उनका गढ़वाली और कुमाऊं, उनका जो बोली है उनकी तो दो बोली आती है इसमें। तो और कुमाऊं में बोली जाती है कुमाऊं अंचल में, तो अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। कुमाऊं में बोली कहाँ बोली जाती है? तो अल्मोड़ा और नैनीताल। सिंधी भाषा का विकास, सिंधी भाषा का विकास देखिए, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान का पड़ता है वहाँ ब्राचड़ ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। तो ये अपभ्रंश जानिए। मराठी भाषा का महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकास हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की है। उर्दू किस लिपि की में लिखी जाती है? तो ये फारसी में लिखी जाती है। संविधान और हिंदी, तो संविधान में हिंदी को कहाँ उल्लेखित किया गया है और संविधान के किस अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वन लाइनर के माध्यम से आप इसको जानेंगे, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? आप जानिए 17 भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है इसी को, और ये राजभाषा अंकित किया गया। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि, याद रखना, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि लिपि अपनी देवनागरी उल्लिखित है। और हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी। तो ये कौन से भाग में? 17 भाग में। अब 17 भाग अनुच्छेदों में पूछता है प्रश्न, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये अनुच्छेद है 343 से 51। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार राजभाषा क्या है? देखो आ गया हिंदी, और लिपि है देवनागरी। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 17 भाग के 343 फर्स्ट में उल्लेखित है ये। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं। इन्हीं में आप जाते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये 7 जून 1955 में। तो इसके जो अध्यक्ष है बीजी खैर, जो अगले प्रश्न में आ भी रहा है। तो 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। 55 प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। इनको लिखने वाला था मैं, देखो आगे अगला प्रश्न, बीजी खैर, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? देखो वो आ गया ना, हिंदी दिवस की बात कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा जाता है। 14 सितंबर, इसी को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का हमारे संविधान समिति ने निर्णय लिया था। और जो हिंदी दिवस कब मनाता है ये प्रश्न पूछा जाए, तो ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और ये हिंदी दिवस कब मनाना स्टार्ट किया? तो ये 1953 से, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। अगर हिंदी दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया तो उसकी डेट थी 14 सितंबर 1953। और हिंदी दिवस बनाने का जो उल्लेख संविधान में है वो 14 सितंबर 1949 को। भारत में 1953 से ये प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो ठीक है साथियों, मैं मुझे उम्मीद है आपकी ये मेरे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब संवैधानिक प्रावधान देखिए भाग 2 में। संवैधानिक प्रावधान में अब देखिए थोड़ा भाषा का उल्लेख दिया गया है कि किन किन अनुच्छेदों में हिंदी भाषा को उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए हैं। संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 हुई, फिर 1 जुड़ी, 15 हुई, 15 के बाद फिर 3 जुड़ी, 15 3 18, और फिर इसके बाद 4 जुड़ी। आप समझ रहे हैं, इसी तरह 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। तो एक संस्कृत भाषा जुड़ी, फिर बोडो, डोगरी, संथाली, इस तरह 3 और 4 भाषा जुड़ के 22 भाषा हुई। तो संविधान में वर्तमान में स्थिति में 22 भारतीय भाषाएं। 21वें संशोधन में देखो आ गया ना, 21वें संशोधन में जो भाषा जोड़ी थी वो सिंधी थी। 14 के बाद ये 15 हुई थी। अगले 71वें संशोधन में ये 3 भाषाएं जोड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो KMN, इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, KMN से ये हमारे 71 संशोधन में ये भाषा जोड़ी गई 3। तो इस तरह 15 और 3 18 भाषा हुई। अगले फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में।
92वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जो अभी मैंने बताई थी किस तरह 22 हुई, 14, 15 और 3, 18 और 4, 22। इस तरह 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जुड़ी। इस तरह टोटल 22 भाषाएं उल्लिखित हुई। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? याद रखना, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के होते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन है? तो ये 348 में है। साहित्यिक योगदान इसमें पढ़ेंगे। अब साहित्यिक योगदान में महत्वपूर्ण प्रश्न, सूर सागर किस बोली में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में। 65, हिंदी का स्वर्ण काल किस युग को कहते हैं? तो ये भक्ति काल को कहते हैं। बिहारी सत्सई की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तुलसीदास ने किस बोली में कवितावली लिखी? ये ब्रज भाषा में लिखी है। 68 प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ये ब्रज भाषा है। 69वां प्रश्न है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का अर्धमागधी से हुआ है। तो अवधि में बताया था आपको, अवधि में अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, CABC याद रहेगा। तो ये अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से ABC, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी से मानी जाती है? और मैंने बताया था कि सिंधु नदी से। सिंधु को जो अरब के लोग थे, सब सिंधु नदी को हिंदू कहने लग गए, तो हिंदू से हिंदी हुआ, फिर हिंदी शब्द बनाए। तो इस तरह हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो सिंधु नदी से हुई है। अब 71वां प्रश्न देखिए, किस बोली को अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है? तो अंतर्वेदी के नाम से ब्रज भाषा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने खड़ी बोली को गंवारू बोली कहा है? तो ये गिलक्रिस्ट ने कहा है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला पत्र कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1926। पंडित जुगल किशोर थे संपादक, और ये प्रथम पत्र माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम पत्र। हिंदी भाषा का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। 75 में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देवनागरी लिपि, ये एड 51 में भी आया था, एड 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में भी आया था कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक और वर्णात्मक, इसमें कंफ्यूज रहता है, तो वह दोनों नहीं दिए होंगे ऑप्शन में, तो दिए हों तो अक्षरात्मक पर आप टिक मारिए, अक्षरात्मक होती है ये। 76, हिंदी के विकास हेतु केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? ये भी एड 51 में आया था ये क्वेश्चन, आगरा में है ये केंद्रीय हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो इसकी विभिन्न देश में 5 शाखाएं हैं। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में स्थित है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो आप जानते हैं गारसा दा तासीन ने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा था। देखें, एक विदेशी इतिहासकार होने के बावजूद भी देखो इन्होंने भारतीय नहीं लिख पाया, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास एक विदेशी ने लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था, गारसा दा तासी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उसी संदर्भ में यूपी टेट या यूपी TGT और ऐसी विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के भाषा संबंधी प्रश्न आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यूपी की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है, ये आप जानते हैं हिंदी भाषा है, और 1989 से उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। तो इस समय उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं हिंदी और उर्दू, 1989 से ये मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अवध के क्षेत्र में प्रधान बोली है? अवध को अयोध्या कहते हैं, तो अवधि हुई अवध से। तो अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है बुंदेली। 81, वाराणसी और मिर्जापुर की प्रसिद्ध बोली है भोजपुरी। 82, मथुरा और वृंदावन की बोली है ब्रजभाषा। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बोली जाती है? तो ये वेस्ट यूपी में बोली जाती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, ये सब एरिया में खड़ी बोली बोली जाती है।
84 प्रश्न, कन्नौजी बोली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो कन्नौज, कन्नौज से ही है। तो फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? याद रखना है इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण या इसे ध्वनि कह देते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि। भाषा की सार्थक, जहाँ अर्थ सहित आ जाए तो वहाँ शब्द होता है। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। अगर कोई सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण आएगा, और सार्थक शब्द के साथ पूछा जाए तो इसका मतलब शब्द आएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं, ऐसे लिखते हैं ना, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है देवनागरी लिपि। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। हिंदी को हिंदवी नाम किसने दिया? अमीर खुसरो ने दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्रद्युम्न चरित है। तो इस तरह साथियों, आपने हिंदी भाषा के विकास से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को पढ़ा। आशा है आपकी ये समझ में आए होंगे। इसी तरह के मैं और विस्तार से वीडियो बनाऊंगा यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी से संबंधित। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगता है या मेरा पढ़ाने का तरीका, आप जिसमें कोई संशोधन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर और लाइक करिए। इससे बच्चों को और अधिक